हेलो एवरीवन, माय नेम इज रंजना यादव और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th की हिस्ट्री का चैप्टर 11 रिबल्स इन द राज द रिवॉल्ट ऑफ 1857। यानी कि जो आपके 1857 का विद्रोह हुआ था उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। और ये है आपका पार्ट 2। पार्ट 1 बन चुका है। आपने अगर नहीं देखा है तो प्लीज पहले उसको भी देख लेना उसके बाद, ताकि आपको ये जो पूरा चैप्टर है वो अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, हम अपने इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे? हम अपने इस वीडियो में पढ़ेंगे अगेंस्ट द सिंबल ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, ऑपरेशन, द सर्च फॉर अल्टरनेटिव पावर्स, रिप्रेशन, इमेज ऑफ द रिवॉल्ट, सेलिब्रेटिंग द सेवियर्स, इंग्लिश वुमेन एंड द ऑनर ऑफ ब्रिटेन, vengeance and retributions, the performance of terror, no time for clemency, nationalist imageries। ठीक है, तो ये जो है आपके सब टॉपिक्स आपके बुक के चैप्टर में दिए हुए हैं जिसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अगेंस्ट द सिंबल ऑफ ऑपरेशंस। ठीक है, तो जितने भी आपके ऑपरेसर्स थे उनके क्या सिंबल्स थे, उनके अगेंस्ट जो विद्रोही थे, जो आपके रिबल्स थे, उन्होंने क्या सिंबल्स किया था? कमल और रोटी का सिंबल लिया था ना आपका ये रिवॉल्ट करने के उसमें, तो उसी के बारे में बताया जा रहा है कि इन द प्रोक्लेमेशंस completely rejected everything associated with British rule। तो ब्रिटिश रूल के अंदर जो भी घोषणाएं की गई थी उसमें ये इन सबको क्या कर दिया गया था? रिजेक्ट कर दिया गया था। ठीक है, द रीबल लीडर्स सेड वी कुड नॉट ट्रस्ट ऑन ब्रिटिशर्स। जो भी विद्रोही थे ना, विद्रोही के जो लीडर्स थे, नेता था, वो क्या थे? ब्रिटिशर्स पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करते थे। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सारी की सारी कम्युनिटी है आपकी अलग अलग इंडिया की उस टाइम पीरियड की। ये सारे के सारे अब क्या बोल रहे थे कि हम ब्रिटिशर्स पे अब ट्रस्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या किया था? हमारी सारी जमीनों को हथिया लिया था, कब्जा कर लिया था उनपे। द रीबल वॉज वेरी अपसेट दैट ब्रिटिशर्स annexed all land of the लैंड होल्डर्स। तो जितने भी आप ये समझिए कि जितने भी साहूकार थे, है ना, जितने भी लैंड होल्डर्स थे, आपके जमींदार थे और आपके तालुकदार थे, इन सब की जमीनें क्या कर ली थी? ब्रिटिश ने एनेक्स उन पे कब्जा कर लिया था। तो इस वजह से भी रिबल्स बहुत ज्यादा अपसेट थे कि हम जो है इन पे ट्रस्ट नहीं करेंगे, ये हमारे लिए कभी नहीं सोचते, ये हमेशा हमारा बुरा ही चाहते हैं। ठीक है, ड्यू टू फॉरेन ट्रेड्स आर्टिसंस एंड वीवर्स वर्क्स हैड ruined। ठीक है, तो जो भी आपका फॉरेन ट्रेड हो रहा था उसकी वजह से जितने भी ये आर्टिसंस और वीवर्स थे, यानी कि जो कारीगर और जुलाहे थे, वो भी क्या हो रहा था? उनका काम भी क्या हो गया था? बर्बाद हो गया था। मतलब पूरी तरह से इंडिया के लोगों को इन्होंने क्या कर दिया था? खत्म ही कर दिया था। हर तरह से उनके काम धंधे पूरे चौपट करा दिए थे, बंद करा दिए थे। जमींदारों की जमीनें ले ली थी, तो जितने कृषक हैं वो कैसे उस पे काम करेंगे, है ना? और अगर काम करते भी थे तो ये लोग क्या करते थे? ज्यादा से ज्यादा टैक्स लेते थे। तो इस वजह से भी ये सारे के सारे लोग इसके खिलाफ थे, ब्रिटिशर्स के। अब क्या हुआ कि फॉरेन ट्रेड हो गया। अब पहले ये लोग क्या करते थे? यहीं से चीजें खरीदते थे, अपने यहाँ जाकर बनाते थे, वहां से आकर के यहाँ बेचते थे। अब तो क्या कर दिया इन्होंने? फॉरेन यहाँ की चीजें खरीदनी ही बंद कर दी, वहां से ही क्या होता था? चीजें खरीदते थे और बेचते थे। तो उनसे इनको कोई फायदा नहीं होता था, सारा का सारा फायदा किसको होता था? आपके ब्रिटिशर्स को होता था। फिर आता है आपको द रीबल्स वांटेड टू रीस्टोर दैट वर्ल्ड। जो आपके विद्रोही थे वो ये चाहते थे कि पहले की तरह सब कुछ हो जाए। इस वजह से वो बहुत ज्यादा भड़के हुए थे, ब्रिटिशर्स से बहुत ज्यादा ही परेशान हो चुके थे। तो वो ये चाहते थे, द रीबल्स वांटेड टू रीस्टोर दैट वर्ल्ड, कि ब्रिटिशर्स के आने से पहले, अंग्रेजों के भारत में आने से पहले जैसे हमारा साम्राज्य था, जैसे दुनिया चल रही थी, उसी तरह से सब कुछ चले, वापस सब कुछ पहले जैसा हो जाए। तो रिबल्स जो है वो ये चाहते थे। द प्रोक्लेमेशन स्प्रेड विद द फियर दैट ब्रिटिश वर डिस्ट्रॉइंग द हिंदू एंड मुस्लिम कास्ट एंड रिलीजन्स एंड कन्वर्टिंग देम टू क्रिश्चियनिटी। मैंने आपको क्या बोला कि बहुत ज्यादा रूमर्स ऐसे भी फैल रहे थे, कई घोषणाएं ऐसे भी की जा रही थी। उनको ये लग रहा था कि ऐसा ना हो कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो हिंदू मुस्लिम की जो कास्ट और धर्म है इनको बदल के सबको क्या बना दे? सभी को क्रिश्चियन बनाना चाहते हैं। इसी वजह से ये सारी की सारी चीजें कर रहे हैं। हमारे हथियारों को, हमारा धर्म भ्रष्ट करना चाहते हैं। हमारे खाने में ये मांस के जो
हड्डियां हैं उसका चूरा मिला रहे हैं। तो इस तरह की बहुत ज्यादा रूमर्स ऐसे फैले हुए थे, ठीक है, जिसके चलते विद्रोह बहुत ज्यादा भड़क रहे थे, ठीक है। द रिबल्स ऑल्सो कंसिडर दैट oppressors who इंडिया इंडियंस वॉज द ब्रिटिशर्स विद द ब्रिटिशर्स। अब जो रिबल्स थे वो बहुत ज्यादा ही मतलब भड़के हुए थे। किन पे? ऑपरेसर्स कौन है? अत्याचारी मानते थे किनको? जो इंडियंस हैं, लेकिन वो किन से मिले हुए हैं? वो ब्रिटिशर्स से मिले हुए हैं। तो उनको भी वो क्या मानते थे? अत्याचार मानते थे, फ्रेंड नहीं मानते थे कि ये हमारे लिए नहीं सोचते कि किनके हैं, ये ब्रिटिशर्स के हैं, उनके लिए सोचते हैं और उनके लिए काम करते हैं, ठीक है। तो द रेबल्स डेलिबरेटरी जानबूझकर यानी कि ह्यूमिलेटेड अपमानित करना द एलिट्स ऑफ अ सिटी बिकॉज दे एक्सप्लॉइटेड द पुअर्स। तो जितने भी ये रेबल्स थे इनको ना जानबूझ करके ये जितने भी ऑपरेसर्स थे यानी कि जितने भी बड़े अमीर लोग थे, एलिट पढ़े लिखे लोग थे, वो क्या करते थे? जानबूझकर उनको अपमानित करते थे, उनको दबाते थे। और जितने भी आपके पुअर पीजेंट्स थे उनको क्या करते थे? एक्सप्लॉइट करते थे, नीचा दिखाते थे, है ना, उनका शोषण करते थे। आप देख सकते हो इमेज में कि कैसे ये सारे के सारे विद्रोही को क्या कर रहे हैं? नीचा दिखा रहे हैं, है ना। इनके साथ इनका एक्सप्लॉइटेशन किया जा रहा है, ह्यूमिलेटेड कर रहे हैं, जानबूझ के इनको अपमानित कर रहे हैं हर तरीके से। तो ये सारी चीजें आपके लैंड होल्डर्स जो थे और पढ़े लिखे जो एलाइट्स क्लास के लोग थे वो सारे के सारे अंग्रेजों से मिलकर के इनके साथ इस तरह का व्यवहार करते थे। और इसी वजह से ये जो विद्रोह था अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा फैलता जा रहा था, भड़कता जा रहा था। अब क्या किया रिबल्स ने? दे बर्न अकाउंट बुक एंड डिस्ट्रॉयड मनी लेंडर्स हाउसेस। अब जब आपको पता है कि ये जितने भी रिबल्स थे भड़के हुए थे साहूकारों से, तो उन्होंने क्या किया था? उनके बही खातों को जला दिया था, उनके घरों को क्या कर दिया था? डिस्ट्रॉय कर दिया था। अब क्या था कि द सर्च फॉर ऑल्टरनेटिव पावर्स, अब क्या कर रहे थे कि वो दूसरी शक्ति ढूंढ रहे थे कि ऐसी वैकल्पिक दूसरी कौन सी पावर है जो क्या करेगी? इन विद्रोहियों को दबा सकेगी। Once British rule had collapsed, the rebels in the places like Delhi, Lucknow, and Kanpur tried to stabilize their authority and administration. तो ब्रिटिश ये सोच रहा था कि एक बार अगर इन जगहों पे दिल्ली, लखनऊ और कानपुर जैसे इलाकों में अगर हमारी जो अथॉरिटी है वो वहां पे जम जाए तो हम ये रेबल्स को क्या करेंगे? दबा देंगे, है ना। और रिबल्स ये चाह रहे थे कि हम यहाँ पे जाकर के हमला कर दें। तो यहाँ पे ये सारी चीजें हो रही थी, बट दिस अटेम्प्ट कुड नॉट गो फॉर लॉन्ग। पर ये जो अटेम्प्ट था ये ज्यादा लंबे समय तक नहीं चला। क्यों? क्योंकि जितने भी लीडर्स थे, द लीडर वेंट बैक टू द कल्चर ऑफ द कोर्ट। वो क्या करते थे? किसका मतलब? जो पुराना कल्चर चला आ रहा है कि ठीक है हम पहले इनके खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज कराएंगे, फिर मुकदमा दायर करेंगे, फिर उसके बाद जो है इनको कोर्ट में इनकी पैरवी होगी, ये सारी चीजें होंगी। तो ये काफी लंबा प्रोसेस था। तो लीडर्स जो थे इसको अपना रहे थे, लेकिन उससे भी कुछ नहीं हुआ। अपॉइंटमेंट्स वर मेड टू वेरियस पोस्ट, लेकिन काफी सारे जो है ये लंबे समय तक चलता रहा और जितने भी अपॉइंटमेंट थे वो अलग अलग पोस्ट के लिए किए जा रहे थे। जैसे they made arrangement for the collection of land revenue and the payment of troops। तो जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने क्या करा कि कलेक्शन लेने के लिए जो कि लैंड रेवेन्यू है उसके लिए किसको कौन सी पोस्ट दे दी? आपके आईएएस ऑफिसर्स की, है ना, उनको बैठा दिया। फिर उसके बाद ताकि वो जितनी भी ट्रूप्स की पेमेंट है वो भी उनसे वसूली जा सके, क्योंकि हम तो वो लोग तो क्या थे? हमारे ही खर्चे पे तो हम पे राज कर रहे थे। सारा सेना का खर्चा किन से लेते थे? लैंड रेवेन्यू से लेते थे, इन सारी चीजों से लेते थे। तो दे ऑर्डर टू स्टॉप लूट। तो उन्होंने क्या किया? जब इन सारी जगहों पे अपना एडमिनिस्ट्रेशन फैला लिया तो उन्होंने कहा कि हम आदेश देते हैं कि आप कोई भी लूटपाट नहीं करेंगे, किसी भी तरह का कोई भी उत्पात नहीं मचाएंगे, ठीक है। तो दे कंटिन्यू टू मेक प्लान टू फाइट बैटल्स अगेंस्ट द ब्रिटिश। तो ये जितने भी आपके ये रिबल्स थे वो प्लानिंग तो कर रहे थे ब्रिटिशर्स के खिलाफ कि हम जो है विद्रोह करेंगे और इनको हराएंगे ब्रिटिशर्स को। तो अंदर ही अंदर ये सारी चीजें फैलती जा रही थी। तो द एडमिनिस्ट्रेशन established by the rebels was aimed at meeting the demand of war। तो ये जो एडमिनिस्ट्रेशन था जब इसकी स्थापना हुई, जब ये स्टेबल हो गया, तो रेबल का फिर मुद्दा ये आ गया कि जब इन्होंने पूरा एडमिनिस्ट्रेशन ही अपने कब्जे में कर लिया है और हमारी तो चलती नहीं है ना, हमारे बारे में सोचा जा रहा है, हमें हमेशा दबाया जाता है, हम पे हमेशा अत्याचार किया जाता है,
तो क्यों ना अब हम क्या करेंगे, वॉर करेंगे। किस लिए? अपने इंडिपेंडेंस के लिए। किस लिए करेंगे? हम अपने इंडिपेंडेंस के लिए करेंगे। तो इन मोस्ट ऑफ केसेस दीज स्ट्रक्चर्स कुड नॉट सर्वाइव द ब्रिटिश अटैक। तो लेकिन ज्यादा समय तक ये क्या था कि ब्रिटिश के अटैक से सर्वाइव नहीं कर पाया था ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर। अब क्या हुआ कि जब रिबेलियन भड़का, है ना, जब विद्रोह, रिबेल्स ने क्या किया, विद्रोह किया, रिवॉल्ट किया, तो अब उसका जो रिप्रेशन है, दमन है, वो कैसे करेंगे ब्रिटिशर्स, है ना। क्योंकि ब्रिटिशर्स को गुस्सा तो बहुत आ रहा था कि हमारे खिलाफ विद्रोह भड़क रहा है और इसको दबाना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये बहुत ही ज्यादा बड़े पैमाने पर फैल जाएगा और फिर हमारा तो सफाया हो जाएगा। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, इसको दबाया, लेकिन दबाना मतलब इतने बड़े भारी मात्रा में रिवॉल्ट को दबाना बहुत ही मुश्किल था, बट फिर भी उन्होंने किया। कैसे? देखो, इट वॉज नॉट इजी टू डिस्ट्रॉय दिस रेबिलियन फॉर द ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स के लिए बहुत ही मुश्किल था, बिल्कुल आसान नहीं था इस रेबेलियन को क्या करना, रोकना। आप देख सकते हैं इमेजेस में कि ब्रिटिश सिपाही कैसे रिबेलियंस को क्या कर रहे हैं, रोक रहे हैं, उनपे हाथापाई कर रहे हैं, मार रहे हैं। कैसे किया? बहुत ही मतलब बहुत ही चालाक थे ये लोग, हर तरह से हर काम करते थे। कैसे? इनको कोई फर्क नहीं पड़ता था कितने लोगों को मार देंगे, बहुत ही क्रूर थे। तो बिफोर सेंडिंग आउट ट्रूप्स टू reconquer North India, the British passed a series of law. ब्रिटिश इंडिया ने क्या किया, अपने ये जो हथियार थे, ये ट्रूप से इनको भेजने से पहले उन्होंने क्या किया, जो नॉर्थ इंडिया था उसको क्या किया, दोबारा से कब्जा कर लिया उस पे, और वहां पे उन्होंने क्या कर दिया, एक लॉ पास कर दिया। कौन सा लॉ? उसको बोलते हैं, इट वॉज अ मार्शल लॉ। ये वही लॉ है जो आपके जलियांवाला बाग के टाइम पे जब हत्याकांड हुआ था, रॉलेट के विद्रोह में, तब भी जो आपका जॉन जनरल डायर था उसने भी मार्शल लॉ लगा दिया था पंजाब में चुपचाप। और उसके बाद आपने देखा था क्या हुआ था, है ना। अभी आने ही वाली है बर्थ, उनकी डेथ एनिवर्सरी, जलियांवाला बाग की 13 अप्रैल 1919। तो वही सेम यहाँ पे भी मार्शल लॉ लगा दिया गया। इसमें क्या होता है मार्शल लॉ में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है। ठीक है, तो ये जो लॉ है आर्मी लगाती है, ब्रिटिश जो मिलिट्री ऑफिसर्स थे उनको ये बोला गया था कि मिलिट्री ऑफिसर्स एंड इवन ऑर्डिनरी ब्रिटेन्स were given the power to try and punish Indians suspected of rebellions। तो इसमें क्या था कि जितने भी मिलिट्री ऑफिसर्स थे और आपके ब्रिटेन के जो लोग थे, कुछ ऑर्डिनरी ऑफिसर्स थे, उनको भी ये पावर दी गई थी कि अगर आपको किसी पे भी शक हो इंडियन पे कि वो हमारे खिलाफ विद्रोह की साजिश कर रहा है या विद्रोह कर रहा है, तो आप उसको अरेस्ट करेंगे। और उसको अरेस्ट करके उसको सजा नहीं देंगे कि आपने उसको अरेस्ट किया और फिर उस पर मुकदमा चलाया, उसको जेल में डाल दिया, नहीं, उसको सीधा का सीधा क्या करेंगे, जान से मार देंगे। ऐसा इन्होंने मार्शल लॉ लगाया था। और यही करते हुए इन्होंने क्या किया कि पूरी भारी की भारी भीड़ पे इतनी गोलीबारी की, इतना ज्यादा बुरा बर्ताव किया, आप आगे देखिएगा। द ऑर्डिनरी प्रोसेस ऑफ लॉ एंड ट्रायल वॉज सस्पेंडेड। तो जितने भी आपके जो पहले की लॉ चले आ रहे थे पुराने की, ठीक है, अगर आपको किसी पे शक है तो आप उसको लेंगे, फिर उस पर मुकदमा दायर होगा, फिर उसकी कोर्ट में पेशी होगी, फिर उसको उसके हिसाब से सजा दी जाएगी ना। तो ये सारे के सारे लॉस क्या हो गए थे, सस्पेंड हो गए थे जब भी मार्शल लॉ लागू होता है तो। ठीक है, तो अब क्या हुआ था कि द रिबेलियन वुड हैव ओनली वन पनिशमेंट। क्या पनिशमेंट दी जाती थी उनको? सिर्फ और सिर्फ डेथ, इसके अलावा कुछ भी नहीं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जितने भी यहाँ पे 1857 के उसमें रिवॉल्ट हो रहे हैं, ब्रिटिशर्स कैसे सबको मार रहे हैं। ये देखो, ये ब्रिटिशर्स ऑफिसर है ना, घोड़े पे बैठा हुआ है, और ये आपके पूरे रिबेलियन सारे विद्रोही हैं, उनपे गोलियां चला रहा है, फायर कर रहा है। तो ये सीधा सा सीधा फंडा ये था कि जो भी है हम उनको इस मार्शल लॉ के थ्रू कैसी पनिशमेंट देंगे, डायरेक्टली डेथ की। ठीक है, armed with these newly established law and the reinforcement brought in from Britain। तो ये ब्रिटेन में क्या थी, नई सेना का, और ये पूरे के पूरे आर्मी का क्या किया था, नए हथियारों का संगठन किया गया था, नई सेना का, नए लॉज को बनाया गया था। किस लिए? ताकि ये क्या कर सके, रिप्रेस कर सके, है ना, किसको, 1857 के रिवॉल्ट को। द ब्रिटिश बिगिन द टास्क ऑफ सप्रेसिंग द रिवॉल्ट, है ना, उनको क्या टास्क शुरू कर दिया उन्होंने कि हमें इस विद्रोह को दबाना है, कैसे भी कुचलना है, अदरवाइज हमारा सफाया हो जाएगा। तो द ब्रिटिश अटैक फ्रॉम टू साइड्स। फॉर एग्जाम्पल कहां से किया था, पंजाब एंड कलकत्ता से। तो ब्रिटिशर्स क्या थे कि सपोज दैट अब यहाँ पे दिल्ली है ना, यहाँ लखनऊ है,
तो उन्होंने क्या किया था, सिर्फ यहाँ पे नहीं किया था, यहाँ पे तो वो अटैक कर ही रहे थे पंजाब से सीधा, और यहाँ से भी वो एंटर करके कब्जा कर रहे थे ना, अटैक कर रहे थे। तो ब्रिटिशर्स ने दोनों तरफ से क्या किया, सब तरफ से विद्रोह को दबाया। इट वॉज It was started in June 1857 and ended in the late ठीक है। तो ये जो रिवॉल्ट था ये स्टार्ट कब हुआ था, इट वॉज स्टार्टेड इन जून 1857 एंड एट द एंडेड इन द लेट सितंबर। कब सितंबर में हुआ था ये, आपके 1857 में, है ना। और इन्होंने कब क्या कैप्चर किया था, दिल्ली को पूरा कैप्चर कर लिया था। ठीक है। तो द रिबल्स फ्रॉम ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया हैड कम टू दिल्ली टू डिफेंड द कैपिटल। तो जितने भी ये नॉर्थ इंडिया से लोग रेबल्स को दबाने के लिए आ रहे थे और ये सोच रहे थे कि हम दिल्ली को क्या कर लेंगे, कैपिटल पे कब्जा कर लेंगे, और दिल्ली ही क्या है, मेन है कैपिटल, तो यहीं से विद्रोह शुरू हुआ है और यहीं पे जाकर के हम उसको क्या करेंगे, दबा देंगे, है ना। लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। Mutinies as well as ordinary people were against the Britishers। तो जितने भी जो विद्रोही थे वो तो थे ही, रेबल्स तो जो थे वो तो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट थे ही, लेकिन जो आम जनता थी वो भी बहुत ज्यादा सरवाइव कर रही थी ब्रिटिशर्स की वजह से। तो वो भी क्या कर रहे थे, उन्होंने भी विद्रोह में पार्ट लिया था। इवन इन अवध, थ्री फोर्थ ऑफ द अडल्ट मेल पॉपुलेशन वॉज इन रिबेलियन। अब अवध के बारे में, अवध से ही तो ये रिवॉल्ट शुरू हुआ है, अवध की कॉन्कर्ड की वजह से, है ना, सीजिंग की वजह से। तो अवध की जो 3/4 पॉपुलेशन थी, वो भी मेल पॉपुलेशन, वो क्या थी, उसने इस विद्रोह में पार्ट किया। 3/4 पॉपुलेशन को ऐसे समझो कि सपोज दैट कि आपके अवध में 1000 ऑफ पीपल जो है वो मेल पॉपुलेशन है ना, उसका 750%, है ना, 750 जो आपके लोग हैं वो क्या है, आपके विद्रोह में पार्ट ले रहे हैं। The area was brought under control only in March 1858। ये पूरा का पूरा एरिया अंग्रेजों के कंट्रोल में कब आया, मार्च 1858 में। ठीक है। ब्रिटिश ट्राइड टू ब्रेक अप द यूनिटी बाय प्रॉमिसिंग टू गिव बैक टू द बिग लैंड होल्डर्स देयर एस्टेट। अब क्या था कि ब्रिटिशर्स से संभाला तो जा नहीं रहा था क्योंकि विद्रोही तो बहुत ज्यादा थे, है ना। तो वो जो है कैसे करेंगे, इनको कंट्रोल कर ही नहीं पा रहे थे। तो इन्होंने गेम खेली। क्या गेम खेली इन्होंने कहा कि हम जो है इनका जो टायर्ड है ना, इनकी जो यूनिटी है उसी को ब्रेक करते हैं। अब वो कैसे करेंगे, क्योंकि इस जो युद्ध में, इस रिवॉल्ट में आपके हर कैटेगरी के लोग शामिल थे, हर कास्ट के लोग शामिल थे। तो इन्होंने क्या किया, वही डिवाइड एंड रूल, है ना। इन्होंने क्या किया, जो लालची लोग हैं आपके लैंड होल्डर्स है, उनके सामने फिर से शर्त रख दी कि आप जो है इनकी यूनिटी को क्या करो, ब्रेक करो। हम आपको आपके जितने भी बड़े बड़े आपको क्या करेंगे, जितने भी आपके लैंड्स है हम आपको वापस कर देंगे। तो जितने भी अब जो अमीर लोग थे उनको तो पैसे से मतलब है ना, उनको तो पैसे से मतलब है, उनको क्या मतलब है कि अब गरीब एक इंसान मर रहा है या क्या हो रहा है, ये सारी चीजें तो नहीं हो रही हैं। तो फिर क्या हो रहा था कि वो लोग जो है, इसके बाद क्या हुआ कि जो रेबल्स थे उन्होंने क्या किया, जो लैंड होल्डर्स थे उसको क्या कर दिया, डिस्पोजेस्ट कर दिया, बेदखल कर दिया कि आप जो है यहाँ से चले जाइए, आप हमारे साथ नहीं है। आप किनके हैं, आप किनके लॉयल हैं, आप ब्रिटिशर्स के प्रति लॉयल है, हमारे लॉयल नहीं है। और फिर जो है इस लॉयल्टी को देखकर ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उनको रिवॉर्ड देना शुरू कर दिया। तो ये सारी चीजें हुई थी। मेनी लैंड होल्डर्स डाइड ड्यूरिंग फाइटिंग विद द ब्रिटिशर्स और सम एस्केप इनटू नेपाल। तो बहुत सारे ऐसे लैंड होल्डर्स थे जो क्या थे, आपके रिबेलियंस के साथ थे। तो उनको क्या किया था, ब्रिटिशर्स ने बेदखल कर दिया था उनकी जमीनों से, और कुछ लोगों तो को मारे भी गए थे और कुछ जो है बच के नेपाल भाग गए थे। ठीक है। और जो लोग ब्रिटिशर्स के प्रति लॉयल थे, ब्रिटिशर्स ने उनको क्या किया था, आपका रिवॉर्ड दिया था। तो यही सारी चीजें हुई थी 1857 के रिवॉल्ट में। और बहुत ज्यादा ये इसीलिए बहुत मतलब ये रिवॉल्ट तो बहुत बड़ा था, लेकिन यूनिटी की वजह से क्या हुआ, ये सप्रेस हो गया, इसको दबा दिया गया क्योंकि यूनिटी नहीं थी। जितने भी अमीर लोग थे वो सारे के सारे किसके साथ मिले हुए थे, आपके ब्रिटिशर्स के साथ मिले हुए थे। अगर वो सारे के सारे लोग भी मिलकर के
ब्रिटिशर्स को अपोज करते ना, उनके अगेंस्ट रिवॉल्ट में पार्ट लेते, तो हमें जो इंडिपेंडेंट मिला था वो 1857 में ही मिल गया होता, 1947 तक का वेट नहीं करना पड़ता। तो ये सारी चीजें थी। अब क्या है, इमेजेस ऑफ द रिवॉल्ट, जो रिवॉल्ट हुआ था उसकी इमेज क्या थी, ठीक है, हमें कैसे पता चलेगा? तो सो वी हैव वेरी फ्यू रिकॉर्ड्स ऑन द रिबल्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो हमारे पास बहुत ही कम सोर्सेज हैं, रिकॉर्ड्स हैं, जिनसे हमें रिबल्स के पॉइंट ऑफ व्यू पता चलता है कि आखिर जो रिबल्स थे, विद्रोही थे, वो चाहते क्या थे, है ना। तो देयर आर अ फ्यू रिबल्स proclamations and notifications as also some letters that rebel leaders wrote। तो हमारे पास क्या थे रिबल्स के लिए जो घोषणा पत्र हैं वो थे, है ना, जो ये सारे नोटिफिकेशंस निकालते थे, घोषणाएं करते थे, वो थे, या फिर जो रिबल्स के जो लीडर्स थे, अगर वो एक दूसरे को जो पत्र लिखते थे, वो हमारे पास क्या थे, रिकॉर्ड्स के तौर पे थे। और कुछ ऑफिशियल अकाउंट्स थे, ऑफिशियल अकाउंट्स एंड colonial administrator and military man left their version in letters and diaries, autobiographies and official histories। तो ये सारी की सारी किसने लिखी थी, ये भी आपके क्या जितने भी अंग्रेज थे, उनके इतिहासकार थे, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स थे, वो तो उनके लिए ही थे। तो इनसे हमें पता चलता है कि रिवॉल्ट की आखिर इमेज क्या रही होगी। उसके बाद द स्टोरीज ऑफ द रिवॉल्ट दैट वर पब्लिश्ड इन ब्रिटिश न्यूज़पेपर एंड मैगजीन। तो जब ये इतने बड़े पैमाने पर इतना ज्यादा भारी विद्रोह हुआ, तो ये सारी की सारी स्टोरीज छपने लगी कहां पर, आपके ब्रिटिश न्यूज़पेपर में, कि आखिर इंडिया में देखो कितना बड़ा रिवॉल्ट हो गया, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा हाहा, मतलब एकदम आग की तरह फैल गई ये बात। तो वन इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड ऑफ द म्यूटिनी इज पिक्टोरियल इमेज प्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश एंड इंडियन, ठीक है। तो ये क्या था, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड है कि ये जो म्यूटिनी हुई थी, ये कैसे पिक्टोरियल इमेजेस के उसमें थी, जो कि ब्रिटिशर्स ने और इंडियन ने दोनों ने अपने रिकॉर्ड्स में इसको बनाया हुआ है। कैसे, पेंटिंग्स, पेंसिल ड्राइंग्स, पोस्टर्स, कार्टून्स एंड बाजार प्रिंट्स। तो इन सारे फॉर्म में हमें जो है रिकॉर्ड्स, जो आपके म्यूटिनिटी की ये जो पिक्चर्स हैं वो देखने को मिलते हैं, राइट। नेक्स्ट आपका आता है सेलिब्रेटिंग द सेवियर्स। अब जब ये संघर्ष हुआ था, ये जो विद्रोह हुआ था, तो जब इन्होंने ये इसको जीता था, तो इसके बारे में ये लोग कैसे सेलिब्रेट कर रहे थे, क्या करते थे, राइट। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे कि इन्होंने विद्रोह को कुचल दिया, उसके बाद ये अब कैसे इसको, जो इनके रक्षक थे उनके, कैसे सेलिब्रेट कर रहा है। तो ब्रिटिश पिक्चर्स ऑफर अ वैरायटी ऑफ इमेजेस। तो ब्रिटिशर्स ने बहुत सारी इमेजेस में ये सारी की सारी इस विद्रोह के बारे में लिखा कि हमने कैसे बचाया इन लोगों को। सम ऑफ देम रिमेंबर्ड द ब्रिटिश हीरोज हु सेव्ड द इंग्लिश एंड रिड्यूस्ड द रिबल्स। तो कुछ में क्या दिखाया गया है, कुछ इमेजेस में क्या बताया गया है कि ब्रिटिश जो है वो हीरो है, और इन्होंने कैसे इंग्लिश जो लोग थे उनकी लाइफ को बचाया, और जितने भी ये रिबल्स थे उनको कैसे कुचला, है ना, जितने भी विद्रोही थे उनको। जैसे कि ये जो इमेज है वो है रिलीफ ऑफ लखनऊ की, पेंटेड बाय द थॉमस जॉन्स बार्कर। किसने बनाई है ये इमेज, रिलीफ ऑफ लखनऊ, थॉमस जॉन्स बार्कर। कब बनाई है, 1859 में। इज इन द एग्जांपल ऑफ दिस टाइप, जिसमें वो क्या आप देख सकते हैं कि क्या इनको सेवियर बताया जा रहा है, कि हीरोज के थ्रू बताया जा रहा है कि ब्रिटिशर्स हीरो हैं, इन्होंने क्या इंग्लिश लोगों की जान बचाई है इन रिबेल्स से। तो ये सारी चीजें इसमें दिखाई जा रही है एज अ पेंटिंग के थ्रू। व्हेन द रिबेल forces seized Lucknow, Henry Lawrence, the commissioner of Lucknow, collected the Christians population and took safety in the heavily fortified residency। तो जैसे ही जो ये रिबल्स थे इन्होंने लखनऊ का घेरा डाला, तो जो हेनरी लॉरेंस थे, जो कि कमिश्नर थे लखनऊ के, उन्होंने क्या किया, जितनी भी वहां की क्रिश्चियन पॉपुलेशन थी उनको लिया, और उनको कहाँ पे, एक फोर्टिफाइड जो किलाबंद था, है ना, सुरक्षित, वहां पे जाकर के उनको पहुंचा दिया, अच्छे से सुरक्षित रख दिया। तो ये बताया जा रहा है। इसके बाद लॉरेंस वॉज किल्ड बट द रेसिडेंसी कंटिन्यू टू बी डिफेंडेड अंडर द कमांड ऑफ कर्नल इंग्लिश, ठीक है। तो लॉरेंस क्या था, इनको बचाने के चक्कर में मारा गया, लेकिन जो रेसिडेंसी थी, है ना, वो कंटिन्यूड क्या हो रही थी, डिफेंड करी जा रही थी, बचाई जा रही थी कमांडर के द्वारा, जो आपकी कर्नल इंग्लिश थे उनके द्वारा। On September, James Outram and Henry Havelock arrived, removed, scattered, जो कि तितर-बितर हो गया था आपका पूरा का पूरा
रिबेल फोर्सेस। ठीक है, तो ये जो 25 सितंबर को जेम्स आउटरन और आउटरम्स जो थे और हेनरी हैवलॉक थे वो आए और इन्होंने क्या किया, सारी की सारी ये जो भी विद्रोही सेना थी उसको यहाँ से भगा दिया, तितर बितर कर दिया। आफ्टर 20 डेज लेटर कॉलिन कैंपबेल, इसके 20 दिनों बाद कॉलिन कैंपबेल आए, हु वाज न्यू कमांडर of British forces in India, came with his forces and rescued the sieged British army. इसके बाद कॉलिन कैंपबेल आए जो कि क्या थे, नए कमांडर थे ब्रिटिश फोर्सेस के। ठीक है, उन्होंने क्या किया, सारी की सारी सेना अपने हाथों में ली, सारी शक्ति अपने पावर अपने हाथों में ली और क्या किया, ब्रिटिश आर्मी के साथ उसको सीज किया, है ना, किसको, विद्रोह को दबाया। तो बार्कर्स पेंटिंग shows as British heroes कैंपबेल, आउटरम्स एंड हैवलॉक। तो जो बार्कर की पेंटिंग थी उसमें आपके ब्रिटिशर्स के 3 हीरो थे, कौन, कॉलिन कैंपबेल, आउटरम्स एंड हैवलॉक। इसको इनको क्या दिखाया गया, इनको ब्रिटिशर्स का हीरो दिखाया गया जिन्होंने 1857 के रिवॉल्ट को दबाया। ठीक है, दे क्रिएटेड अ सेंस ऑफ दैट टाइम ऑफ ट्रबल वाज गॉन। तो ये क्या दिखाना चाहते थे कि जो भी ये ट्रबल था वो क्या था, आपका ये जो ट्रबल था वो क्या हो रहा था, चला गया है। तो द रेबेलियन वाज ओवर, द ब्रिटिश गॉट विक्ट्री। तो इससे क्या हुआ था कि जो विद्रोह था वो समाप्त हो गया था और ब्रिटिशर्स की क्या हो गई थी, विजय हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या हुआ था फिर उसके बाद। नेक्स्ट आपका आता है इंग्लिश वुमेन एंड द ऑनर ऑफ ब्रिटेन। तो जो इंग्लिश की वुमेन्स थी, जो अंग्रेजी वुमेन्स थे वो, और ऑनर जो था ब्रिटेन का, उसके बारे में बताया जा रहा है। न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स हैव अ पावर ओवर पब्लिक इमेजिनेशन। तो न्यूज़पेपर्स पे जो भी रिपोर्ट छपती थी उससे क्या पता चलता था कि ये जो इमेजिनेशन है, पब्लिक्स की जो पावर है, जो वो उनकी सोच है उसके बारे में पता चलता था, जिससे कि क्या होते थे, लोग मोटिवेट होते थे। ठीक है, द शेप ऑफ द पीपल थिंकिंग एंड इमोशंस टू इवेंट एंड इमोशंस टू इवेंट्स। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता था, आपके लोगों की थिंकिंग कैसी है, उनके जो इमोशंस है वो कैसे आ रहे हैं, ये जो इवेंट हुआ था उसमें। तो टेल्स ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रंस इन इंडिया पब्लिश्ड इन ब्रिटेन। तो जितनी भी इस वायलेंस के थ्रू कहानियां थी ना, 1857 के विद्रोह की जितनी भी ये कहानियां कही गई थी, वुमेन्स और चिल्ड्रंस जो आपके थे इंडिया में जितने भी ये आपकी इंग्लिश वुमेन्स, क्रिश्चियन लोग जो रह रहे थे, अंग्रेज लोग, इनकी जो कहानियां थी वो ब्रिटेन में पब्लिश हो रही थी एज अ कहानियों के तौर पे कि इनके साथ कितना जुल्म हुआ है, जो ये इंडियन आपके रेबल्स थे उन्होंने कितना अत्याचार किया है, क्या क्या फेसेस किया है। तो ये सारी की सारी घटनाएं जो है कहानियों के तौर पे ब्रिटिश में छापी जा रही थी। और इंडिया वालों को, इन रिबल्स को क्या बताया जा रहा था, बहुत ही ज्यादा क्रूर बताया जा रहा था, जानवर की तरह बताया जा रहा था, निर्दयी। तो देयर वर पब्लिक डिमांड्स इन ब्रिटेन फॉर रिवेंज एंड पनिशमेंट। तो जो वहां पे ब्रिटेन की पब्लिक थी वो डिमांड कर रही थी कंपनी वालों से, ब्रिटिश गवर्नमेंट से, कि आप जो है ये जो भी है आपके इंडियंस उनसे बदला लीजिए और उन्हें पनिशमेंट दीजिए, उन्होंने हमारे लोगों के साथ ऐसा व्यवहार किया है। द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज आस्क्ड टू प्रोटेक्ट द ऑनर ऑफ इनोसेंट वुमेन एंड सेफ्टी ऑफ द हेल्पलेस चिल्ड्रन। तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने बोला कि हमारे पास जो भी हमसे जो भी हो सकेगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट की जितने भी ऑनर्स हैं, जितने भी आपकी इनोसेंट वुमेन्स हैं, चिल्ड्रंस हैं, उन सबकी सेफ्टी हमारा कर्तव्य है, हमारी जिम्मेदारी है, हम जरूर इसको निभाएंगे। आप देख सकते हैं कि ये एक इमेज है इन मेमोरियम। ठीक है, तो ये इस इमेज में दिखाया जा रहा है कि कैसे एक लेडी के साथ उसके सारे बच्चे चिपके हुए हैं एक दूसरे को पकड़ के, और ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट आ रही है, ब्रिटिश आर्मी आ रही है, वो इनको बचाने आ रही है। तो इस तरह की इमेजेस जो है बनाई जा रही थी ये दिखाने के लिए कि इंडिया के जो रिबेलियंस थे उन्होंने कैसे इन पर ब्रिटिश के जो वुमेन्स थे, ऑनर्स थे, बच्चे थे, उन पे कैसे अत्याचार किया। तो आर्टिस्ट एक्सप्रेस थ्रू देयर पेंटिंग्स ऑफ ट्रॉमा एंड सफरिंग इन मेमोरियम वॉज पेंटिंग बाय जोसेफ नियोल पैटर्न। तो ये जो मेमोरियम था ये किसने बनाया था, आपका जोसेफ नियोल पैटर्न ने बनाया था। और ये जो आर्टिस्ट थे ये क्या करते थे, पेंटिंग के थ्रू इनके सदमे को, और इन्होंने कैसे मतलब कैसे इतना सफरिंग किया, कैसे इतना चीजें झेली, इनको कितना दर्द हुआ, कैसे इन लोगों ने इतना
कष्ट उठाया, ये सारा एक्सप्रेस करते थे किसके थ्रू, अपनी पेंटिंग के थ्रू। ठीक है, जैसे कि उसमें दिखाया जा रहा है, इन इंग्लिश वुमेन एंड चिल्ड्रन हडल्ड इन अ सर्कल लुकिंग हेल्पलेस एंड इनोसेंट, इट रिप्रेजेंट्स द रिबल एज अ वायलेंट एंड ब्रूटल। आप इस इमेज में देख सकते हैं कि ये लेडी है, लेडी को कैसे इसके चारों तरफ बच्चों ने घेरा हुआ है, कर्डल किया हुआ है, हक किया हुआ है। ठीक है, और पीछे से ब्रिटिश गवर्नमेंट आ रही है इनको बचाने के लिए, और ये दिखाया जा रहा है कि जो हमारे रिबल्स हैं वो कितने के सारे क्या है, निर्दयी हैं। ठीक है, इन द बैकग्राउंड यू कैन सी द ब्रिटिश रेस्क्यू फोर्सिंग अराइविंग एज सेवियर। वो ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या है, उनकी रक्षा करने के लिए यहाँ से आ रही है ना, बचाने के लिए आ रही है। मिस व्हीलर स्टैंड फर्मली एट द सेंटर डिफेंडिंग हर ऑनर्स सिंगल हैंडेडली किलिंग द अटैकिंग रिबल्स। अब इस पिक्चर में देखो ये कौन है, ये मिस व्हीलर है, और ये क्या है, सारे रिबेलियंस है। अब ये क्या है, इन्होंने एक हाथ में क्या लेके रखी है, पिस्टल ले रखी है, एक हाथ से वो अपनी जान बचाए जा रही हैं और क्या कर रही है, अटैक कर रही है रीबल्स पे। एज इन ऑल सच ब्रिटिश रिप्रेजेंटेशंस द रीबल्स आर डिमोनाइज्ड। तो ये सारी की सारी इस तरह की इमेजेस बनाई जा रही थी दिखाने के लिए कि देखो इंडिया के रिबेलियंस ने किस तरह का क्रूर और कितना गंदा बर्ताव किया है हमारे लोगों के साथ। वैसे जब ये खुद करते हैं इंडिया में भी, तो ये पहले ये खुद इस तरह का बिहेव कर रहे थे, तब इनको कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे ही हमारे लोगों ने इन पे क्या किया, अटैक करना शुरू कर दिया, तो ये हमारे जान के दुश्मन हो गए कि हमने गलत किया, राइट। इसके बाद वेनेजियंस यानी कि प्रतिशोध एंड रिट्रीब्यूशन यानी कि दबाव, as waves of anger and shock spread in Britain, demand for revenge grew louder। इस तरह की पेंटिंग और इमेजेस की वजह से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उस पे बहुत ज्यादा क्या हो रहा था, दबाव डाला जा रहा था, बहुत ज्यादा ये चीजें गुस्सा भड़क रहा था कि प्लीज कुछ भी करके कैसे भी करके क्या कीजिए, आप इनसे बदला लीजिए। ठीक है, तो विजुअल रिप्रेजेंटेशन एंड न्यूज अबाउट द रिवॉल्ट क्रिएटेड अ सिचुएशन इन विच वायलेंट रिप्रेशन एंड रिवेंज वर सीन एज बोथ नेसेसिटी। तो क्या हो रहा था कि विजुअल रिप्रेजेंटेशन यानी कि न्यूज़पेपर्स में पेंटिंग के थ्रू, इमेजेस के थ्रू, कहानियों के थ्रू हर जगह पे क्या हो रहा था, रिवॉल्ट के बारे में बताया जा रहा था कि इस रिवॉल्ट को दबाओ, जितना भी ये वायलेंट है उसको कम कीजिए और उनसे बदला लीजिए, चाहे जैसे भी करके। उसको दबाना भी जरूरी है और उनको पनिशमेंट देना भी जरूरी है। फ्रॉम द रेबेलियन द ब्रिटिश फेल्ट दैट दे हैड टू डेमोन्स्ट्रेट देयर इनविंसिबिलिटी। तो अब क्या था कि ब्रिटिशर्स को ये लग रहा था कि हमें जो है अपने उसका शक्ति का, पावर का प्रदर्शन करना जरूरी है और इनको दबाना जरूरी है, नहीं तो ये क्या होंगे, हम पे ये भारी पड़ रहे हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इमेज में दिखाया जा रहा है कि ये ब्रिटिश की एक लेडी है, उसके हाथ में ये तलवार है और ये एक बोलते हैं हत्था सा ले रखा है कि ये क्या है, ये आपकी जस्टिस की देवी है और इनसे आसपास के लोग क्या है, डर रहे हैं, जितने भी लोग हैं। तो इस तरह की इमेज वहां पे दिखाई जा रही थी। उसके बाद ये एक इमेज बताई जा रही थी कि ये क्या है, द कैप्शन एट द बॉटम रीड द ब्रिटिश लॉयंस वेनेजियंस ऑन द बंगाल टाइगर। ये किसमें छपा था, पंच 1857। पंच एक न्यूज़पेपर था जिसमें इस तरह की इमेजेस छापी जाती थी कि ये जो है, ये क्या है, ब्रिटिश लॉयन है और ये क्या कर रहा है, बदला ले रहा है किनसे, आपके बंगाल के टाइगर से, जो कि क्या है, रिबेलियन है ना, ये क्या कर रहा है, इनकी रक्षा कर रहा है। तो इस तरह की इमेजेस दिखाई जाती थी। द परफॉर्मेंस ऑफ टेरर, अब क्या हुआ कि अब परफॉर्मेंस ऑफ टेरर मतलब आतंक का जो परफॉर्मेंस था वो कैसा रहा विद्रोह को दबाने के बाद। द रिबल्स वर एग्जीक्यूटेड इन अ ब्रूटल वे, जो रिबल्स थे उनके साथ बहुत ही गलत और बहुत ही निर्दयी तरीके से क्या किया जा रहा था, बिहेव किया जा रहा था। दे वर ब्लोन फ्रॉम गन्स और हैंग फ्रॉम द गैलोस। ठीक है, तो इनको क्या किया जाता था, आप देख सकते हैं कि ब्रिटिशर्स क्या करती थी, रिबेलियंस को पकड़ पकड़ के तोप के सामने ला करके घोड़े के साथ डायरेक्टली उड़ा देती थी। ठीक है, या फिर क्या करती थी, इस तरीके का फांसी, इस तरीके की फांसी में लटका दिया करती थी। तो वो ये दिखाना चाहती थी अगर तुम हमारे खिलाफ विद्रोह करोगे तो हम तुम्हारे साथ ये इस तरह का व्यवहार करेंगे ताकि आगे कोई गलती ना कर सके हमसे उलझने की और हमसे पंगा लेने की। तो इमेज ऑफ दीज एक्सिक्यूशंस वर वाइडली सर्कुलेटेड थ्रू पॉपुलर जर्नल्स। तो इस तरह की इमेज भी छापी जाती थी ताकि लोगों तक ज्यादा से ज्यादा फैले
कि फिर कोई दोबारा इस तरह का विद्रोह जो है ना भड़के और ना करने की कोशिश करे। नो टाइम फॉर क्लेमेंसी, क्लेमेंसी मीन्स दया। अब दया का कोई टाइम नहीं है, अब जितना था वो निकल चुका, अब क्या करेंगे हम तुम्हारे साथ, बहुत ही क्रूशियल बिहेव करेंगे। When Governor General Canning declared that a gesture of softness and a show of mercy would help in winning back the loyalty of सिपोही। तो अब ये क्या है, ये आपके कैनिंग है और ये क्या है, ये सिपाही है। ठीक है, तो कैनिंग ये चाहते थे कि हम जो है अगर इन सिपाहियों के साथ बहुत विनम्रता से, बहुत सॉफ्टनेस के तरीके से अगर पेश आए तो वो वापस से हमारे प्रति वफादार हो सकते हैं। लेकिन जो ब्रिटिश प्रेस थी वो इस चीज को लेकर के इनका मजाक उड़ा रही थी। ही वाज मॉक्ड इन द ब्रिटिश प्रेस, इनका बहुत मजाक उड़ाया जा रहा था और इन्हीं को गलत साबित किया जा रहा था कि आप कैसी बातें कर रहे हैं, जिन लोगों ने हमारी औरतों, हमारे बच्चों पे हमारे साथ इतना गलत व्यवहार किया है, आप उनके साथ दया की भावना कैसे रख सकते हैं। जो कि इनके हाथों में क्या है, तलवार ले रखी है और उसके हाथ से क्या निकल रहा है, ब्लड बहता ही जा रहा है। इनके साथ सॉफ्टनेस तरीके से कैसे बिहेव कर सकते हैं और इनकी इनसे अब हम लॉयल्टी क्या कैसे उम्मीद रख सकते हैं। तो ये सारी की सारी बातें इस तरह की इमेज में दिखाई जा रही थी। अब क्या हुआ था, नेशनलिस्ट इमेजरीज, ठीक है, यानी कि जो राष्ट्रवाद की भावना है वो कैसे जागी। नेशनलिस्ट इमेजिनेशन वॉज वोवन अराउंड द रिवॉल्ट। क्या हो गया कि अब जो रिवॉल्ट हुआ उससे क्या हुआ, बेशक रिवॉल्ट ठंडा हो गया लेकिन आपके अंदर क्या हुआ, राष्ट्रवाद की भावना जाग गई। कैसे, इट वॉज सेलिब्रेटेड एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इस वॉर को क्या सेलिब्रेट किया गया हमने, कि ये हमारी आजादी की पहली स्वतंत्रता की लड़ाई है। All sections of the peoples of India came together to fight against imperial rule। क्योंकि पहला ऐसा इतना बड़ा विद्रोह था जिसमें हर तरह के, हर जाति के लोग इंडिया के एक साथ आए और इन्होंने इस तरह की तानाशाही शासन के विरुद्ध क्या किया, फाइट की। आर्ट एंड लिटरेचर हैव हेल्प्ड इन कीपिंग अलाइव द मेमोरी ऑफ 1857। तो ये जितने भी साहित्य थे, आर्ट और कल्चर था हमारा, वो क्या करता है कि हमारे इस मेमोरी को 1857 के विद्रोह को क्या करता है, जिंदा रखता है। कैसे, इस फिल्मों और पोस्टर के द्वारा। आप देख सकते हैं कि एक ये इमेज है जिसमें फिल्म एंड पोस्टर हैव हेल्प्ड क्रिएट द इमेज ऑफ रानी लक्ष्मीबाई एज अ मस्कुलिन वॉरियर, यानी कि बहुत ही बलवान और ताकतवर दिखाया गया। आप देख सकते हैं कि ये रानी लक्ष्मीबाई जो है युद्ध कर रही थी, ठीक है, किसको, अपने बेटे को पीछे ऐसे बांध करके इन्होंने युद्ध किया था और क्या किया था, जीती थी और ये शहीद हो गई थी। ठीक है, तो द लीडर ऑफ द रिवॉल्ट वाज प्रेजेंटेड एज अ हेरोइक। तो इनको क्या मानते थे आप, हीरो के रोल में मानते थे। रानी ऑफ झांसी वाज रिप्रेजेंटेड एज अ मस्कुलिन फिगर चेजिंग द एनिमी एंड स्लेइंग ब्रिटिश सोल्जर। तो रानी लक्ष्मीबाई को, झांसी की जो रानी थी, उनको क्या माना जाता था कि वो बहुत ही शक्तिशाली और बलवान और हिम्मतवान महिला थी, जिन्होंने क्या किया, ब्रिटिश सोल्जर्स के खिलाफ संघर्ष किया और उनको हराया। चिल्ड्रन इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया ग्रो अप रीडिंग द लाइन्स ऑफ सुभद्रा कुमारी चौहान। खूब लड़ी मर्दानी थी वो झांसी वाली रानी थी। ये आपके बुक्स में है और हमें बहुत बार बचपन में सुनाया जाता है, इनके बारे में बताया जाता है, इनकी वीरता के बारे में, कि कैसे इन्होंने 1857 के रिवॉल्ट में पार्ट लिया था। और किसने लिखी थी ये लाइन किसकी थी, ये सुभद्रा कुमारी चौहान की थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, चैप्टर क्लोज, रिवॉल्ट ऑफ 1857। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू सो मच।